जो विद्यार्थी है उसका मूल उद्देश्य क्या है। मूल उद्देश्य से मतलब है कि वो किस विधा में अपने आप को सेट रखता है और जाना चाहता है। एक है टीचिंग, जिसमें दो हैं, स्कूल टीचिंग और हायर एजुकेशन टीचिंग। हायर एजुकेशन की अगर हम बात करें तो उसमें नेट और पीएचडी आज के समय में चाहिए होता है और फिर इंटरव्यू एक ध्येय प्रक्रिया होती है, वहाँ पे जा सकते हैं। और ये 4 ईयर कोर्स का नाम आईटेप इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम होगा। कि क्लास 3 की जो बुक है वो खेल योगा के नाम से लॉन्च हो चुकी है। युवा है, उनको किन बातों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि वो अगर शिक्षक बने तो वो एक बेहतरीन शिक्षक बने। एक अनुशासन और एक परिश्रम। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं भी आप सभी? उम्मीद है सभी ठीक होंगे। आज हम बैठे हैं भारत के सबसे बड़े संस्थान फिजिकल एजुकेशन में। सबसे बड़ा नाम जिसका है आप सभी जानते हैं, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। अब कैसा हो जब जिसने आपको पढ़ाया हो वो साथ में बैठ के आपके इंटरव्यू दे रहे हो और उन्हें एक तरीके से यूँ कह लीजिए कि जिन्होंने बहुत कुछ किया है फिजिकल एजुकेशन के लिए, साथ ही साथ में हमने उन्हें देखा है। हम बहुत छोटे आए थे इस इंस्टीट्यूट में, तब से हम उन्हें देख रहे हैं और डिटेल में तो वो खुद ही बताएंगे इसके बारे में। और साथ ही साथ में मैं बता दूं तो यतेंद्र सर अपने आप में ही बहुत बड़ी शख्सियत हैं और अपने आप को बहुत छोटा आंक के चलते हैं हमेशा ही, और बहुत बड़ा नाम है इनका फिजिकल एजुकेशन में। और साथ ही साथ में मैं कह दूं रिसर्च, बाकी कोई भी सब्जेक्ट हो, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाते हैं। टाइम की पंक्चुअलिटी हो या फिर कहीं पे कुछ भी काम हो, सबसे पहले आगे खड़े मिलते हैं। और फिजिकल एजुकेशन में आपको अगर आगे कुछ करना है, फिजिकल एजुकेशन में अगर आपको कुछ आगे बहुत बड़ा करना है, क्या क्या चीज़ें हैं। आपने 2020 एनईपी का नाम सुना होगा, नाम सभी ने सुना है, लेकिन उसमें हो क्या सकता है, क्या बदलाव हुए, क्या सारी चीज़ें हैं। साथ ही साथ में एक जो हमारा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है भारत को लेके कि भारत एक सर्वश्रेष्ठ देश बने, उसमें कितना बड़ा मतलब हम योगदान दे सकते हैं। और बहुत सारी बातें हम करने वाले हैं सर से, फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी साथी हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना देखने के बाद। और मैं अब ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सर प्लीज़ आप अपना परिचय स्वयं दें। नमस्कार मोनू, सर्वप्रथम आपके और आपको, आपके दर्शकों को आज 21 जून है तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। परिचय के लिए आपने बोला है तो चूँकि मेरी पूरी पढ़ाई जो है वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय से क्लास 6 से लेकर के पीएचडी तक की वहाँ से हुई और मूलतः मैं काशी से हूँ और 2018 से अभी तक मैं कार्यरत हूँ LNIP में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पे। आपने बोला कि छोटा आंकता हूँ, तो मैं जिस स्थान से हूँ काशी से, वहाँ ऐसी मान्यता है कि वहाँ कण कण में शंकर हैं, तो छोटा मानने वाली बात नहीं है। हमारा स्वरूप, हमारी भूमिका राष्ट्र के उत्थान में और राष्ट्र की समृद्धि में क्या हो सकती है, मुख्य बात ये है। धन्यवाद सर। परिचय दे के ही आपको पता लग गया होगा सर। अब मैं कुछ छोटे मोटे सवाल जो हमारे स्टूडेंट्स के रहते हैं। सबसे पहली चीज़ तो सर कि कौन सा कॉलेज बेहतर है, सबसे पहले तो ये पूछ लेते हैं। और क्या हम एक पर्टिकुलर कॉलेज से पढ़ के ही डिग्री लें तभी हम कुछ फिजिकल एजुकेशन में बड़ा कर सकते हैं, देश के लिए बड़ा कर सकते हैं? ऐसा कुछ सवाल सर, उसके जवाब। देखिए, सबसे पहले तो जब हम बात करते हैं बेहतर क्या है, तो बेहतर होने का एक पैमाना जो है वो विद्यार्थियों को एक बनाना चाहिए और उस पैमाने पे कुछ चीज़ें जो कि खरी उतरनी चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें मूल वहाँ के शिक्षक हैं जो बहुत मुख्य भूमिका निभाते हैं और उसके अतिरिक्त वहाँ की गतिविधियाँ, क्या गतिविधियाँ होती हैं। तो चूँकि मूल रूप से हम शारीरिक शिक्षा की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में कौन सा संस्थान बेहतर है। आज के समय में गला काट प्रतियोगिता है तो हर संस्थान अपने को बेहतर करने का प्रयास करता है और मूल रूप से हम देखें तो सभी इस कहीं ना कहीं किसी न किसी विधा में अपने को अग्रणी मान करके चलते हैं और वो उसको साबित भी करते हैं। हम अच्छे संस्थान की अगर हम बात करें तो जिस संस्थान में हम बैठे हैं, जैसा कि आपने बताया भी कि 1957 में 17 अगस्त को इसकी स्थापना हुई। मूलतः जब स्थापना हुई तो यह विश्वविद्यालय सर्वप्रथम विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन से संबद्ध था
1957 में, और तब से लेकर के 62 तक 5 वर्ष करीब करीब विक्रम यूनिवर्सिटी से संबद्ध रहा। फिर जिवाजी यूनिवर्सिटी से संबद्ध रहा 1995 तक, डीम्ड यूनिवर्सिटी बनने से पहले। तो उसके बाद से आज हम एक डीम्ड यूनिवर्सिटी के तौर पे कार्य कर रहे हैं, और मेरा ये एक सौभाग्य है कि मैं ऐसे समय में इस संस्थान में आया जब ये संस्थान नैक के सर्वोत्तम ग्रेड प्राप्त कर चुका था, और डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी की कैटेगरी 1 यूनिवर्सिटी 2018 में यूजीसी द्वारा निर्धारित किया गया था, जो 12B स्टेटस है वो भी हमें दिया गया। तो इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्टिविटीज़, इनकी अगर हम बात करें तो हमारे संस्थान की एलएनआईपी की कुछ यूएसपी जिसको हम बोलते हैं वो रही हैं। जैसे यहाँ का एक्टिविटी और थियरी का टीचिंग प्रैक्टिस रही हो, चाहे मास डेमोन्स्ट्रेशन की एक्टिविटीज़ रही हों, इंटर्नशिप की एक्टिविटीज़ रही हों, और इनके अतिरिक्त जो हॉस्टल में तमाम गतिविधियाँ चलती हैं अनवरत ये, और मुख्य रूप से जो कि सिर्फ और सिर्फ इस संस्थान में है वो है 100% रेजिडेंशियल इंस्टीट्यूट। ये आज के समय में भारत में कहीं नहीं है जहां 100% शिक्षक और 100% विद्यार्थी इसी संस्थान में निवास हैं। और शायद यही कारण है कि जो हमारी गतिविधि है वो सुबह 6 बजे शुरू होती है और शाम के 6 बजे तक लगातार चलती रहती है। तो मैं समझता हूं कि इस पैमाने पर अगर हम देखें तो एलएनआईपी से बेहतर तो क्या ही हो सकता है। धन्यवाद सर। बाकी सर, युवा आज की डेट में फिज़िकल एजुकेशन की और उनका झुकाव भी है और जाना भी चाहिए। तो फिज़िकल एजुकेशन उनको प्रोफेशनलिज्म की तरफ हम लेके जा रहे हैं सर। तो एक तो हो गया सर टीचिंग, एक कोचिंग, और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ फिज़िकल एजुकेशन में जो मतलब आप बता सकते हैं एज ए बर्ड आई व्यू से सर? ये आज के समय में कंटेम्प्रेरी बड़ा बहुत उचित सवाल आपने किया कि फिजिकल एजुकेशन में हमारे युवाओं के लिए स्कोप क्या है और आने वाले समय में वो किस दिशा में आगे बढ़ें। तो देखिए, हमें बहुत कई सारे प्लेटफॉर्म पे हम चर्चा करते हैं, फिजिकल एजुकेशन की बात करते हैं, और हमारे संस्थान में भी जो कोर्स चलते हैं वो बीपीएड और एमपीएड, जो कि जिसकी रेगुलेटरी बॉडी जो एनसीटी है वो उसको निर्धारित करती है, और उनके बनाए हुए पैमाने पे हम इन सारी चीज़ों को चलाते हैं। जब हम फिजिकल एजुकेशन की बात करते हैं और हम बीपीएड और एमपीएड की बात करते हैं, आपने इसको अभी प्रोफेशनलिज्म से भी जोड़ा। नई जो एजुकेशन पॉलिसी आई हुई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसमें फिजिकल एजुकेशन को सिर्फ एक टीचर ट्रेनिंग से जोड़ करके नहीं देखा गया है, वोकेशनल में कैसे हम इसको बदलाव करें और किस प्रकार से हम फिजिकल एजुकेशन के माध्यम से ज़्यादा हम ऐसे एक्टिव और प्रोफेशनल व्यक्तित्व को निकालें जो कि समाज में टीचर के अतिरिक्त भी कहीं अपना योगदान दे सकें। तो जैसा कि आपने बोला कि युवाओं के लिए क्या स्कोप है, तो आज के समय में फिजिकल एजुकेशन टीचर बनने के अतिरिक्त इस समय बहुत अधिक इवेंट्स हो रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि इवेंट मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत बड़ा स्कोप है। आपको थोड़ा सा ये इस पे अपने आप को पॉलिश करना पड़ेगा। आप फिजिकल एजुकेशन के अगर विद्यार्थी हैं तो मैं समझता हूं कि आज जब हम यूट्यूब और एआई और ऐसे ज़माने में हम बैठे हुए हैं, मैं कई बार जब सर्फिंग करता हूं तो मुझे लगता है कि हमारे समय में जब मैं पढ़ता था, आज के 20-25 वर्ष पहले, तो बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं थी इतनी फ्रीली। तो आज आप 2 महीने का, 3 महीने का कोर्स, 1 सप्ताह का कोर्स अवेलेबल है। तो मैं विद्यार्थियों को ये ज़रूर कहूँगा कि नियमित तौर पे आप ऐसे कुछ ना कुछ कोर्स अपने आप को पॉलिश करने के लिए करते रहें अपने अध्ययन के साथ। ये तो एक बात हो गई। इवेंट मैनेजमेंट के अतिरिक्त जब हम हट करके आते हैं तो उसके अलावा जिम मैनेजमेंट है, और इस समय जो सबसे मूल है जिस फिट इंडिया मुहिम जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने चलाई, जिसका मूल उद्देश्य ही यही है कि हमें अपने संपूर्ण राष्ट्र को फिट रखना है। तो इस फिट रखने के पैमाने में इसका जो माध्यम जो बनेगा वह कौन बनेगा, तो इस माध्यम बनने की जो मादा है वो सबसे सुटेबल जो है वो फिजिकल एजुकेशन के जो युवा हैं उनमें है। आप सोसाइटी में जाएं,
आप समाज के किसी भी, आप स्टेशन पे, बस स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे, कहीं भी कोई गतिविधि अगर आप करते हैं और उससे देख करके लोग आपके पास आते हैं। और आज स्वास्थ्य को लेकर के जिस तरह की चुनौतियां हैं, आज हम जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने यूएन में जब ये प्रस्ताव रखा कि एक योग दिवस ऐसा होना चाहिए, और 21 जून को निर्धारित हुआ 2014 में जब, तो आप देखिए 80% से अधिक राष्ट्रों ने इसको सहर्ष स्वीकार किया। और यह सर्वप्रथम ऐसा हुआ कि इतने अधिक राष्ट्रों ने इसको इतनी जल्दी स्वीकार किया। इसका मतलब यहाँ से हमें स्वीकार किया वो एक बात है, हमें संदेश क्या है? संदेश ये है कि स्वास्थ्य के प्रति समाज की सजगता, इतनी सजगता है कि लोग चाहते हैं कि हमें गाइड किया जाए। इस वहाँ पे एक गैप है, तो हम अगर अपने को इस तरीके से पॉलिश करें, हमारे पास स्वास्थ्य को देने के लिए, किसी को स्वास्थ्य बनाने के लिए अगर कुछ है तो हम दे पाएँ, तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा स्कोप है, यहाँ पे आप काम कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त टीचिंग में जब आप होते हैं, जो कि एक सेट पैटर्न है, जब आप स्कूल टीचर होते हैं या आप हायर एजुकेशन में टीचर होते हैं, तो वहाँ भी आप प्रयास करें कि आप अपने संस्थान को क्या योगदान दे सकते हैं, और अपने दैनंदिनी जो आपका करिकुलम है, दिनचर्या है, उसके अतिरिक्त आप क्या योगदान दे सकते हैं, जिसमें रिसर्च और इनोवेशन बहुत बड़ा स्कोप है। तो आप एक जब सेट पैटर्न में होते हैं, एक सेट स्टेटस पे होते हैं, तो आपके पास फंड्स होते हैं, बहुत सारी एजेंसीज ऐसी होती हैं जो कि फंड देती हैं। तो निश्चित तौर पे अगर आप थोड़ा सा रिसर्च और इनोवेशन की ओर जाते हैं, तो आप पेडागोजी है और या फिर साइंस के बहुत सारे ऐसी विधा हैं जिन पे आप काम करें, तो हम निश्चित तौर पे हम अपना जो योगदान है वो प्रोफेशन को दे सकते हैं। धन्यवाद सर, गहरे गहरे शब्दों का प्रयोग करके सर ने आपको बहुत अच्छे से समझाया। सर ज्ञान तो आपके पास में इतना भरा हुआ है, ऊपर से सर आपको समय भी इतना हो चुका है कि मतलब हमारा जन्म नहीं हुआ होगा तब से सर आप नौकरी कर रहे हैं सर। तो आजकल युवा जो है नौकरी करने से पहले ये भी देखते हैं कि सर सैलरी कितनी क्या मिलेगी। तो सर आपने बहुत वाइड पर्सपेक्टिव से देखे, आपने बहुत इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज करवाई हैं, सेमिनार ऑर्गेनाइज करवाई हैं, और जहाँ तक मुझे पता है सर आप जाते भी रहते हैं हर समय, पूरा भारत आपने भ्रमण किया है, लगभग हर स्टेट में आप गए हैं एज ए फिज़िकल एजुकेशन टीचर, एज ए एसोसिएट प्रोफेसर, और बाकी अलग अलग तरीके से सर स्पेशलिस्ट बन के। तो आपने सर कौन कौन से ऐसे वाइड पर्सपेक्टिव में देखी हैं चीज़ें कि इस जॉब अपॉर्चुनिटी को अगर कोई बच्चा कैप्चर करे फिजिकल एजुकेशन का, तो इसमें ज़्यादा सैलरी है या इसमें, क्योंकि बच्चे सैलरी की तरफ भागते हैं, तो कम सैलरी और ज़्यादा सैलरी में अगर हम बात करें तो कौन कौन सी जॉब्स ऐसी होती हैं सर फिजिकल एजुकेशन वालों के लिए कि जिसमें कम और ज़्यादा सैलरी का है? ये तो बड़ा बहुत ही रिलेवेंट है, और अगर मैं कहूँ तो अभी चूँकि ये सत्र अभी लास्ट चल रहा है, तो हम अक्सर चर्चा करते रहते हैं प्लेसमेंट्स पे, और बच्चे अभी आते रहते हैं तो उनसे भी चर्चा ये चलते रहती है। तो नौकरी की भी जब भी हम बात करते हैं, और क्या नौकरी में हम कौन सी नौकरी पकड़ें, कौन सी नौकरी में हमें जाना चाहिए, तो मनु मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो ये सवाल है वो इस बात पे निर्भर करता है कि जो विद्यार्थी है उसका मूल उद्देश्य क्या है। मूल उद्देश्य से मतलब है कि वो किस विधा में अपने आप को सेट रखता है और जाना चाहता है। कुछ जनरल विधाएं हैं जो कि अक्सर विद्यार्थी चूज करते हैं। हमारे केस में एक है टीचिंग, जिसमें दो हैं, स्कूल टीचिंग और हायर एजुकेशन टीचिंग। तो स्कूल टीचिंग के लिए अगर आप टीजीटी के तौर पे जाते हैं, जो कि क्लास 10 तक की टीचिंग है, तो उसमें आपको बीपीएड चाहिए होता है। अगर आप पीजीटी की बात करें तो उसमें मास्टर्स चाहिए होता है, अपितु पीजीटी में पोस्ट बहुत कम आती है, तो उसकी थोड़ी सी संभावना कम रहती है। हायर एजुकेशन की अगर हम बात करें तो उसमें नेट और पीएचडी आज के समय में चाहिए होता है, और फिर इंटरव्यू एक ध्येय प्रक्रिया होती है, वहाँ पे जा सकते हैं। उसके अतिरिक्त आपको कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका रुझान कोचिंग की तरफ होता है, तो वो डिप्लोमा करना होता है, उनको कोचिंग डिप्लोमा करते हैं, जो हमारे संस्थान में भी होता है और एनआईएस पटियाला में भी होता है, और भी उनके बहुत सारे ब्रांचेज हैं जो होता है। तो सर्वप्रथम मैं ये कहूँगा कि जब आप नौकरी की बात करें और सैलरी के बारे में सोचें, उसके पहले आपको ये सोचना है कि आपका जो मन है वो किस तरफ, आपका रुझान है वो किस तरफ है। तो जब ये निर्धारण हो जाता है कि आपको टीचिंग की तरफ जाना है,
और टीचिंग में स्कूल की तरफ जाना है या हायर एजुकेशन की तरफ जाना है या कोचिंग में जाना है तो किधर जाना है, या इसके अतिरिक्त आपको अपना वेंचर, बहुत से विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो स्वयं का कुछ न कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, बच्चे आते हैं, वो करना है। तो यह अगर निर्धारित है सर्वप्रथम तो आप ये निर्धारित कर लें। मैंने देखा है बहुत बार ऐसे बच्चे आते हैं जिनको लगता है कि सर मुझे तो अभी अपना वेंचर शुरू करना था, लेकिन यहाँ इस स्कूल में सैलरी अच्छी मिल रही है, मैं कर लूँ क्या। आप समय नष्ट करेंगे वहाँ जा कर के। आपको जब आपने सोच रखा है कि मुझे मेरा प्लान ए है, तो आप प्लान ए जब आप फलीभूत करने के रास्ते पे हैं तो क्यों आप दूसरे प्लान पे जा रहे हैं। तो मेरा तो पहला मानना यह है कि सर्वप्रथम आप अपना लक्ष्य निर्धारित करें। दूसरी अब बात आती है सैलरी की। मैं अक्सर अपने विद्यार्थियों को एक बात बोलता हूं, दूर के फायदे के लिए पास का नुकसान और पास के फायदे के लिए दूर का नुकसान। ये मूल बात मेरा कहने का प्रयोजन ही यही होता है कि जब आपने मास्टर कर लिया और आपको लगता है कि आपको नौकरी करना है और आपने अपने आप को मार्केट में लॉन्च करने के लिए रेडी कर लिया, तो ऐसे समय स्टार्टिंग बहुत मुख्य भूमिका निभाती है। जल्दी से जल्दी यथाशीघ्र एक बेहतर स्थान पे आपकी स्टार्टिंग हो जानी चाहिए। अब आपको लगता है कि हमें इतनी सैलरी होगी तो ही हम स्टार्ट करेंगे, मेरा मानना ऐसा है कि आप इसके बारे में ना सोचें। आपको जहां भी बेहतर लगता है, आपके थोड़ा सा कंड्यूसिव हो, अनुकूल हो आपके अकॉर्डिंग, वहां यथाशीघ्र आप स्टार्ट करें। सैलरी मेरे हिसाब से सबसे आखिरी पैदान पे आता है प्रोफेशन में। आप एक बार जब कहीं भी अपने आप को स्थापित करते हैं तो सैलरी स्वयं आपके ऊपर आएगी, लोग ऑफर आपको ज़्यादा करके करेंगे। सैलरी मूल भूमिका जब आप शुरू करते हैं तो उस समय तक नहीं निभाती है। आखिरी में मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि मुनु, हमारे प्रोफेशन में ये जो सैलरी का मुद्दा है, ये थोड़े से अच्छे अगर विद्यार्थी हैं तो ये बहुत गौण है। कारण उसका ये है कि हमारे बच्चे गवर्नमेंट जॉब की ओर ज़्यादा देखते हैं। और आज मतलब जो अगर सच्चाई देखें, हम बहुत सारे इंटरव्यू, बहुत सारे जगह इंटरेक्शन के लिए हम जाते हैं, तो प्रिंसिपल्स हैं या अथॉरिटीज़ हैं, वो कहते हैं कि चर्चा ऐसी होती है कि हमें प्रोफेशन में काबिल लोग नहीं मिल रहे हैं। तो सर्वप्रथम ये जो एक लोगों का ध्येय है, सोच है कि काबिल लोग नहीं मिल रहे हैं, ये थोड़ा सा हमें तोड़ना पड़ेगा और हमें अपने आप को और बेहतर साबित करना पड़ेगा। तो अभी तो गवर्नमेंट जॉब बहुत अधिक हैं और उसकी पूर्ति हम नहीं कर पा रहे हैं। और आने वाले समय में जैसा कि एनईपी के टाइमलाइन है, 26 तक हमें कुछ चीज़ें पूरी करनी है, 29 तक कुछ चीज़ें पूरी करनी है, 30 तक कुछ चीज़ें पूरी करनी है। तो मैं समझता हूँ कि और भी जॉब बहुत अधिक आएगी। लेकिन हाँ, हमें तब तक अपने आप को मार्केट रेडी रखना है। लॉन्च करने के लिए बिल्कुल हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो बिल्कुल इतना स्ट्रांग हो कि जब हम लॉन्च हों तो बहुत सॉलिड तरीके से हों और काबिलियत आपकी सारी खूबी जो है वो बयां करती है। धन्यवाद सर, इतने बेहतर तरीके से सर ने आपको जवाब दिया है। तो आप इस चीज़ पे थोड़ा सा गौर करेंगे कि आप अपनी क्वालिटी पे सुधार करें और जिस भी दिशा में आपकी रुचि है उसमें ज़्यादा ध्यान दें बजाय सैलरी के। दूसरे और एक और सवाल मेरे मन में सर है, बाकी ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है, लेकिन ये हमें भी पता है, आपको भी पता है सर, कि बहुत बच्चे ऐसा है कि घर बैठ के डिग्री ले लेते हैं सर बीपीएड की। अब बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, अब हम नाम तो एक का भी नहीं ले सकते, लेकिन वो क्या करते हैं कि सिर्फ एग्ज़ाम देने जाएंगे और वो अपनी डिग्री ले लेते हैं घर बैठ के, और उसके बाद में सर वो 10 से 12 हज़ार रुपये में किसी भी स्कूल में नौकरी कर लेते हैं। उसके बाद में हमारे फिजिकल एजुकेशन के जो और बाकी जो अच्छे इंस्टीट्यूट से करके गए होते तो उनकी भी फिर उसी प्रकार से आंकलन करते हैं कि ये भी इतने में सैलरी इनको भी इतनी देंगे। तो ये फिजिकल एजुकेशन का कहीं डिग्रेडेशन एक तरीके से या फिर स्तर गिराना नहीं हुआ सर? देखिए मुनु, बिल्कुल आपने बोला कि ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है, तो मैं समझता हूँ ये बिल्कुल कंट्रोवर्शियल नहीं है और ये एक समस्या निश्चित तौर पे रही है और हम उससे जूझते भी रहे हैं। जब हम आपने बोला कि घर बैठे डिग्री ले लेते हैं, तो यहाँ पे मैं इसको दूसरे दृष्टि से देखना चाहूँगा और वह दृष्टि ऐसी है कि ऐसा संभव कैसे हो पा रहा है।
रेगुलेशन या रेगुलेटरी अथॉरिटी या कॉलेज ऐसा संभव कर कैसे पा रहे हैं? तो कहीं ना कहीं हमारे रेगुलेशन में, कहीं ना कहीं रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ में एक ऐसी खामी थी जिसका लाभ लेकर के कुछ ऐसे संस्थान या कुछ ऐसे लोग, अवांछनीय लोग मैं कहूँगा, ऐसे लोग इसको बदनाम कर रहे हैं और चीज़ों को अलग तरीके से रख रहे हैं। मैं जब इस बात के बारे में बात करूंगा तो यहाँ पे आज के समय में जो आपने बोला कि घर बैठे डिग्री ले रहे हैं या 10 से 12 हज़ार में वो नौकरी कर रहे हैं तो स्तर गिर रहा है, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, आपके दर्शकों को ये सूचित करना चाहूँगा कि अभी जो हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो अभी आई है, जिस पे हम बात कर रहे हैं, तो हम इसके इम्प्लीमेंटेशन के दौर में हैं। हाँ जी। जो कि अभी 2020 में आई है, तो हम इसके इम्प्लीमेंटेशन के दौर में हैं। तो ये जो इम्प्लीमेंटेशन है, और जब आप ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट जो आया था, उसके बाद जब पूर्ण रूप से आया, तो एक जो 62-63 पेज का जो एक डॉक्यूमेंट है, हम उसको समझते हैं कि वो एक पूरा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। ऐसा नहीं है। उससे रिलेटेड उसके साथ बहुत सारे करीब 5000 पेज से ज़्यादा उसके रेफरेंस डॉक्यूमेंट हैं, जैसे NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, NCRF नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क है, मल्टीपल एग्जिट एंट्री का फ्रेमवर्क है, बहुत सारे और भी गाइडलाइंस हैं जो कि NEP से जुड़े हुए हैं, जिसमें हमें बहुत सारी चीज़ें आने वाले समय में इम्प्लीमेंट करना है। और इसी के इन लाइन जो आपने बोला कि अब जो ऐसे कॉलेजेस या ऐसे संस्थान थे जो कि ऐसी डिग्री दे रहे थे, उनके ऊपर नकेल कसने की पूरी तैयारी है और उनके लिए एक फ्रेमवर्क बनाया जा चुका है कि यदि आप इन बिंदुओं पे खरे उतरते हैं तो ही आप यह कोर्स चला पाएंगे, अन्यथा आप उसके लिए मान्य नहीं होंगे। तो मैं समझता हूं कि आने वाले समय में जो आपका ये चिंता है, मैं समझता हूं कि 2-3 वर्ष में जैसे जैसे NEP का इम्प्लीमेंटेशन सुदृढ़ होता जाएगा, वैसे वैसे ये जो हमारी चिंता है उससे हम मुक्त हो जाएंगे। तो ये आने वाले समय में, ये जल्दी, मुझे लगता है कि अगले 2-3 सालों में ये हो जाएगा। और इसी के साथ मैं एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा कि जो फिजिकल एजुकेशन में आपने जब ये बताया, तो ये पहले BPED जो 1 वर्ष का और अब 2 वर्ष का होता है, उसमें ऐसा होता था। अब धीरे धीरे ये जो 2 वर्ष का BPED, हालांकि LNIP में 4 वर्ष का BPED चल रहा है, लेकिन NCT ने मान्यता सिर्फ LNIP को दी हुई है एज इनोवेटिव कोर्स के रूप में 4 वर्ष की। लेकिन अब आने वाले समय में ये जो फिजिकल एजुकेशन है वो 4 ईयर कोर्स मैंडेटरी होने जा रहा है, जो कि इंटर के बाद ही होगा। और ये 4 ईयर कोर्स का नाम ITEP, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम होगा। उसमें फिजिकल एजुकेशन से बच्चे BPED करेंगे और उसके जो पैमाने, उसकी गाइडलाइन है वो इतनी सुदृढ़ हैं कि फिर ये संभव नहीं होगा कि कोई घर बैठे या उसमें कुछ मैल प्रैक्टिस करके कोई ऑफर कर पाए यह कोर्स। तो मैं समझता हूँ कि हमारी चिंता जल्दी ही आने वाले समय में दूर हो जाएगी। थैंक यू सो मच सर। पहली ये सर जो आपने बात बताई दूसरी वाली, ये तो एक ऐसी बात थी, ये तो मुझे भी नहीं पता लिटरली। तो सर आप बार बार NEP पे जोर दे रहे हैं और हमने भी NEP पढ़ाई है, लेकिन हमें NEP का जो रियल मूल चीज़ है वो नहीं मिल पा रही कि उसका क्या है, फिजिकल एजुकेशन का कितना बड़ा रोल है उसमें, या फिजिकल एजुकेशन को कितना बड़ा स्तर मिलने वाला है उसमें। तो सर प्लीज़ थोड़ा सा इस पर भी एक बार प्रकाश डालिए। देखिए, NEP पे आपने बोला जोर दे रहा हूँ, तो आज जब हम NEP की बात कर रहे हैं तो NEP आपके मानस में होगा यह बात कि इसके पहले 1984 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी और उसका फिर कुछ चीज़ें बदलाव करने के बाद 91 या 92 में आई थी। उसके बाद करीब ये 33-34 वर्षों के बाद ये 2020 में इसकी पूरी श्री डॉक्टर कस्तूरी रंगन जी के नेतृत्व में जो कमेटी बनी थी, उस समय से 2016 से लेकर के ये 3-4 वर्ष और उसकी पूरी टाइमलाइन है। और मैं आपको बताऊं, कोई भी ऐसा डिस्ट्रिक्ट, कोई भी ऐसा तालुका, आप राज्य तो छोड़ दीजिए, नहीं छूटा जिनसे ये चर्चा नहीं की गई हो NEP की। तो ये इतना विराट जो एक डॉक्यूमेंट जो तैयार हुआ है, वो इसका आधार बहुत ही व्यापक है।
तो इसलिए इसको ध्येय जो है वो बनाना तो मुझे लगता है कि लाजमी है। अब आपने बोला कि क्या है इसके बारे में हम आगे कैसे करेंगे। आज हम इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं एनईपी 2020 के, तो इससे लगायत एनईपी 2020 में अलग अलग क्रोनोलॉजी दिए हुए हैं कि हमें कब क्या क्या चीज़ें करनी है। जैसे इसमें सबसे बड़ा जो टारगेट है वो GER को बढ़ाने का है, जिसको हम बोलते हैं ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। जो बच्चे स्कूल में आ रहे हैं वो उनका एनरोल, कुछ बच्चे हमारे भारत में ऐसे भी हैं जो स्कूल में जाने का उनको सौभाग्य ही नहीं होता, तो एनईपी में उस पे ध्येय है। और भी बहुत सी ऐसी ध्येय हैं, और मैं समझता हूँ कि बहुत विराट है। हमें इसको थोड़ा सा जो एनईपी का है, आप ज़रूर, अगर आप स्टूडेंट हैं, आप शैक्षणिक जगत में कार्यरत हैं, तो ज़रूर आप एनईपी का वो डॉक्यूमेंट जो 60 पेज का है, 62 पेज का, वो इंग्लिश हिंदी के अलावा और भी कई सारे भाषाओं में है, आप एक बार उसको ज़रूर पढ़ें। हम इसके दूसरे इस पे आते हैं कि फिजिकल एजुकेशन की आपने बात की कि फिजिकल एजुकेशन में एनईपी का क्या रोल है। तो सबसे पहले तो मैं संभवतः हम चर्चा में भी कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्कूल में हम, संभवतः आप भी उस दौर से हैं जब स्कूल में फिजिकल एजुकेशन विषय के तौर पे जब हम 11वीं में आते थे तो हमें सुनने को मिलता था। उसके पहले हमें फिजिकल एजुकेशन किस चिड़िया का नाम है ऐसा कभी नहीं पता। हमारे टीचर होते थे फिजिकल एजुकेशन के टीचर, वो कुछ खिला देते थे हमारे जो, और पीरियड का नाम भी क्या होता था, गेम्स पीरियड ऐसा होता था। अभी भी ऐसा ही है, अभी भी चल रहा है, तो अभी भी ऐसा ही है। तो वो कुछ खिला देते थे और हम जाते थे, आनंद लेते थे, और फिर हमें लगता था कि उसके बाद क्लास में तो हम आए और क्लास करने लगे। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एनसीईआरटी जो कि टेक्स्ट बुक के क्षेत्र में काम करती है, उसके अतिरिक्त और भी बहुत सारी उनकी गतिविधियां हैं जो चलती हैं रिसर्च और उसमें, लेकिन जो टेक्स्ट बुक है वो एनसीईआरटी निकालती है हमारे देश में, एकमात्र जो संस्था है एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंतर्गत में। एनईपी को आधार मानते हुए, चूंकि एनईपी में फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स को फाउंडेशनल लेवल से मैंडेटरी किया हुआ है। अब अगर आप इसको देखें तो पहले जो ये 10+2 का जो पार्ट था वो अब बदल गया है। अब उसको जो 10+2 का जो आधार बदला है, तो चूंकि अब बहुत अर्ली स्टेज से फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स मैंडेटरी हो गया है, तो अब चूंकि फिजिकल एजुकेशन मैंडेटरी है, तो जो फिजिकल एजुकेशन टीचर पहले गेम्स पीरियड होता था और कुछ फुटबॉल दे दिया, कुछ बास्केटबॉल दे दिया या कुछ वॉलीबॉल दे दिया कि जाओ खेलो, अब वो क्या कराएंगे, तो उनके लिए आपको कुछ देना पड़ेगा। तो इसके लिए एनसीईआरटी ने क्लास 3 से फिजिकल एजुकेशन की बुक पे काम करना शुरू कर दिया है। और मैं बड़े हर्ष के साथ आपको ये जरूर बताना चाहूँगा कि क्लास 3 की जो बुक है वो खेल योगा के नाम से लॉन्च हो चुकी है। क्लास 5 की भी बुक लॉन्च हो चुकी है, 4 और 6 पे काम चल रहा है। चूँकि टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट कमेटी में एनसीईआरटी की मैं भी हूँ, तो ये इसलिए थोड़ी सी मुझे ये वाली जानकारी है कि किन किन पुस्तकों पे कार्य चल रहा है, और क्लास 8 की आने वाले समय में जल्दी ही आ जाएगी। तो हर्ष का विषय यह है कि अब फिजिकल एजुकेशन की जो किताबें हैं, टेक्स्ट बुक जो है ऑथोराइज टेक्स्ट बुक, वो क्लास 3 से आपको मिलेगी। और उस पर एक बहुत बड़ी समिति है जो बहुत चिंतन और मंथन करके चर्चा करती है कि किन किन बिंदुओं पे हमें चर्चा करनी है और किस क्लास में क्या बताना है। तो सबसे मूल तो ये है कि एनईपी का जो सबसे बड़ा बदलाव फिजिकल एजुकेशन में है वो ये है कि क्लास 3 से पुस्तकें आ गई हैं। क्या बात। और अगले 1-2 वर्ष में लगभग आपको 11-12 तक की सभी पुस्तकें, खेल योग जो प्राइमरी स्टेज है शुरू के, उनका नाम खेल योग है, उसके बाद अब 8th तक की पुस्तकें खेल यात्रा के नाम से हैं। तो आपको ना ये पुस्तकें तो अभी आ गई हैं। अब चूंकि पुस्तक आ गई है, मैं आपको एक और आकर्षित करना चाहूँगा इस विषय पे। अभी तक जो बीपीएड करने के बाद जो भी बच्चे जाते थे तो वो टीजीटी की पोस्ट आती थी तो वो स्कूल में जाते थे। केवी में टीजीटी की उनकी लड़ाई यही है कि हमारा जो पद है वो टीजीटी का है, हम 11th में नहीं पढ़ाएंगे। जबकि प्रिंसिपल कहते थे भाई आप जाइए 11th की क्लास लीजिए, तो वो कहते थे हम तो टीजीटी हैं, हम नहीं पढ़ाएंगे। बिल्कुल वो अपनी जगह सही है। केवी का मानना यह है कि हमारे पीजीटी की पोस्ट ही नहीं है। हाँ, ये भी है। तो
अगर हम इसको नियम के ढांचे में देखें तो वो बिल्कुल दोनों अपनी जगह सही हैं कि टीजीटी जो होता है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, वो क्लास 6 से 10 तक के लिए एलिजिबल होता है और इसी के बीच में वो अपनी कक्षाएं ले सकता है। जब हम उसके पहले एलिमेंट्री लेवल की बात करें, क्लास 5 तक की बात करें, तो फिजिकल एजुकेशन में फिलहाल कोई भी ऐसा कोर्स नहीं है जो कि एलिमेंट्री लेवल के लिए एलिजिबल हो। तो इसका मतलब एलिमेंट्री लेवल पे कोई भी फिजिकल एजुकेशन का टीचर पिछले 20-25 वर्ष से वो नौकरी में जाने के लिए उपयुक्त नहीं था। कुछ जगह यूपी में भी बीपीएड के लिए उन्होंने कुछ माध्यम, कोर्ट केस और कुछ ऐसा किया जहां कुछ मान्य हुआ, उसके बाद वो भी रुक गया, वहां सिर्फ बीएड के जाते थे। अब ये बिंदु मैं क्यों इस पे बता रहा हूं, जब क्लास 3 में फिजिकल एजुकेशन की बुक आ गई, 4 में आ जाएगी, 5 में आ जाएगी, और हम इसको जब पढ़ेंगे तो उनको पढ़ाने के लिए शिक्षक भी चाहिए डेफिनेटली। तो जब शिक्षक चाहिए तो वो शिक्षक कौन होगा, तो वो शिक्षक हमारे फिजिकल एजुकेशन का होगा, तो वो किस कोर्स को किया हुआ होगा। तो जो मैंने अभी आपको आईटेप बताया, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, वो अब अलग अलग श्रेणी में, अलग अलग कैटेगरी में ऑफर किया जाएगा। आईटेप इन एलिमेंट्री लेवल, आईटेप इन मिडिल स्टेज, आईटेप इन सेकेंडरी स्टेज। तो इस तरीके से जब आप बीपीएड में एडमिशन लेंगे, उसी समय आपको यह तय करना पड़ेगा कि आप एलिमेंट्री लेवल के लिए जाना चाहते हैं, आप मिडिल स्टेज के लिए जाना चाहते हैं, आप प्राइमरी स्टेज के लिए जाना चाहते हैं, आप सेकेंडरी के लिए जाना चाहते हैं। तो आपका यह निर्धारण उसी समय करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ क्या होगा कि हमारी जो नौकरी की जो रेंज है, अभी तक सिर्फ टीजीटी हुआ करती थी क्लास 6 से 10, वो क्लास 3 से 12 तक की बढ़ जाएगी। तो इससे हमें जो लाभ मिलेगा हमारे बच्चों को, युवाओं को, ये वाली जो एक बात है, वो मैं समझता हूँ कि नौकरी वो बड़ी बढ़ेगी और बच्चों को इसका पता भी चलेगा। इसीलिए मैं एनईपी पे बहुत ही बेहतरीन सर ने चर्चा करी। बहुत सारी बातें मुझे खुद, मतलब मैं खुद आराम से बैठ के सुन रहा हूँ जैसे आप लोग देख रहे हैं। तो हमें सबसे पहली चीज़ तो बड़ों को सुनना चाहिए, जितने भी हमारे बड़े हैं उनको सुनना चाहिए। तो वो आपको ऐसी ऐसी बातें बताएंगे जो आपको नहीं पता है। डेफिनेटली सर का अनुभव इतना है, सर बहुत सारे रिसर्च पेपर्स के साथ में टेक्स्ट बुक और बहुत सारी चीज़ों पे काम कर चुके हैं। तो सर, देश के निर्माण में एज ए फिजिकल एजुकेशन टीचर या स्पोर्ट्स के हम जो बैकग्राउंड से हैं, वो क्या भूमिका निभा सकते हैं सर एक तरीके से? आपने जो राष्ट्र निर्माण की बात की, तो फिलहाल मोनू हम ऐसे दौर में हैं जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक समय सीमा तय कर रखी है विकसित भारत की, जो कि 2047। तो मैं समझता हूँ कि ये जो हमारी अपने राष्ट्र को विकसित बनाने की 2047 तक की समय सीमा है, उसमें जो हमारी भूमिका है, या मैं उसको गिलहरी योगदान बोल सकता हूँ कि क्या हो सकती है, तो उसमें जो सबसे बड़ी चुनौती है आज के समय में, वो ये है कि हमारा राष्ट्र जो है वो बहुत तेज़ी से मोटापे, डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर इंक्रीज, ऐसी बीमारियों से जूझता जा रहा है। और अगर हम इसकी प्रतिशत देखें तो बहुत अधिक है, क्योंकि इतनी जनसंख्या है तो इसकी प्रतिशत ऐसे जो अस्वस्थ लोग हैं ऐसी बहुत अधिक है। और इसके लिए एक बड़ा सब्जेक्टिव मापदंड है। आप देखें किसी भी बड़े शहर में जाएं तो आप 100 मीटर पार करें तो आपको एक हॉस्पिटल दिखेगा और वहाँ पे लोगों की लाइन दिखेगी। तो इसका मतलब यह है कि लोग अस्वस्थ होने की जो संख्या है वो बहुत अधिक है। और इसका बिल्कुल कॉन्ट्रेरी दूसरा जो वाक्य है जिसको मैं जोड़ूंगा, आज हम जब पिछले 8-10 वर्षों में जो हमारी उत्तरोत्तर जो प्रगति राष्ट्र की हुई है, आज हम 5वें से अभी हाल ही में ही हम चौथे सबसे समृद्ध और विकसित राष्ट्र में आए हैं, चौथे नंबर पे आए हैं। हमने जो ये नंबर हमारे बढ़ रहे हैं उसका जो मूल केंद्र बिंदु है वो ये है कि हमारा जो राष्ट्र है वो सबसे युवा राष्ट्र है। युवा का मतलब ये है कि जो 25 से 35 वर्ष की जो आयु की आबादी है वो सबसे अधिक है पूरे विश्व में। ये अधिक होने के पैमाने क्या है कि हम युवा हैं तो हम सबसे अधिक उद्यमशील,
और कर्मशील होंगे। तो यह कब होंगे हम उद्यमशील या कर्मशील कब होंगे? जब हम स्वस्थ रहेंगे। तो एक तरफ तो लोग बीमार भी खूब हैं, एक तरफ हमारे पास युवाओं की संख्या भी अधिक है। तो फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स के क्षेत्र के होने के नाते यदि हम ये जो समस्या है स्वास्थ्य वाला, इसको हम एड्रेस कर ले गए और हमारी भूमिका, यदि मैं फिजिकल एजुकेशन से हूं और मैं अपने सोसाइटी में 10 व्यक्ति को प्रतिदिन योग की कोई क्रिया कराऊं या कोई ऐसी गतिविधि कराऊं जिससे वो आनंद में हो, वो उनके जो हमारे फिजिकल एजुकेशन में 5 हम बोलते हैं, उनकी शारीरिक, उनकी मानसिक, उनकी आध्यात्मिक सारी शक्तियों का विकास, अगर हम इनको करा पाएँ तो और ऐसा यह भूमिका सभी थोड़ा थोड़ा निभाएं, तो मैं समझता हूं कि ये योगदान जो है हमारा राष्ट्र के जो विकसित भारत 2047 है वो सर्वोपरि होगा। ये इसके अतिरिक्त जब हम इसकी बात करते हैं और स्वास्थ्य और इसकी बात करते हैं, तो इसके अतिरिक्त जब हम स्पोर्ट्स में आते हैं तो अभी हमारे बहुत तेज़ी से हम एक हमारे प्लानिंग में हमारे मोदी जी ने उसको घोषणा भी किया है, हमारे माननीय खेल मंत्री जी ने भी उस पर काफ़ी चिंतन उस पर कर रहे हैं। हम 1936 ओलंपिक की बात कर रहे हैं कि इंडिया हमें होस्ट करेगा। ओलंपिक जैसा इवेंट होस्ट करना एक बहुत बड़ा हरकुलियन टास्क होता है। तो मैं समझता हूं कि जब हम वो ओलंपिक होस्ट कर रहे होंगे उस समय हमारे राष्ट्र की स्थिति और उस ओलंपिक को सफलतम हर दृष्टि से बनाने के लिए हमारा क्या भूमिका हो सकती है, अगर इस पे हम चिंतन करें और उसमें हम योगदान दे पाएँ तो निश्चित तौर मैं समझता हूं कि वो हमारे प्रोफेशन में रहने का जो एक मूल उद्देश्य है वो फलीभूत होगा। थैंक यू सो मच सर। अब सर सवाल तो बहुत सारे मेरे मन में है, ऐसा ये तो पूरा दिन ही चलता रहेगा, इंटरव्यू ऐसे है, लेकिन आपका भी बहुत कीमती समय है। बस कुछ लास्ट क्वेश्चन है एक, क्या वो मूल बिंदु हैं सर जो एक शिक्षक को या असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट या फिर कोई प्रोफेसर है तो उनको ध्यान में रखना चाहिए, ताकि वो, वैसे तो सब अपने तरीके से 100% अपना देते हैं, लेकिन जो युवा हैं उनको किन बातों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि वो अगर शिक्षक बने तो वो एक बेहतरीन शिक्षक बने, ताकि वो अपनी संस्था में अपना 100% दे पाए और देश के निर्माण में उनकी भी भागीदारी हो सके? वो कुल 4-5 बिंदु बता दीजिए सर। देखिए, सबसे पहले ऐसा संदेश देने के लिए तो मैं समझता हूँ कि सबके अपने एक तरीके होते हैं, तो किंतु मैं मेरे अनुभव से मैं बता सकता हूँ, मैं उतना उपयुक्त नहीं हूँ कि मैं ये संदेश दूँ, किंतु मेरे अनुभव से मैं ये बता सकता हूँ जितना मैंने पढ़ा, जितना मैंने जाना। 2 चीज़ें जो मूल हैं, जिसके मूल जो धारा है, जो मैंने देखा है कि ऐसे व्यक्ति सफलता के सोपान पे पहुँचे हैं, एक अनुशासन और एक परिश्रम। अनुशासन और परिश्रम के साथ आप जब अपने कार्य को करते हैं तो मैं समझता हूं कि वह कार्य हमेशा एक सफलतम बिंदु को और सफलता के चरम बिंदु तक पहुंचेगा। और इसके साथ साथ मैं युवाओं को ये ज़रूर बोलना चाहूँगा, आज के इस दौर में जो कि एक ऐसी लड़ाई चल रही है कि कैसे मैं फर्स्ट आऊँ हर चीज़ में, और हम किसी को कोई वेशभूषा कोई पहने हुए देखते हैं तो हमें लगता है ये बहुत सुंदर है, हमें चाहिए। हमने किसी की कोई मोबाइल देखा तो ये बहुत अच्छा है, ये हमें चाहिए। हमने किसी की गाड़ी देखी, ये बहुत अच्छा है, ये हमें चाहिए। हमने देखा कि किसी ने बहुत अच्छे जूते खरीदे तो हमें ये बहुत अच्छा, हमें चाहिए। ये जो भाव है बिल्कुल आप करिए, आपको ये भाव कि आपको बेहतर चाहिए, तो बेहतर के साथ आप यह भी देखिए कि आप उस चीज़ को जो प्राप्त कर रहे हैं वो आपके जीवन में जो आपका लक्ष्य है वो किस लक्ष्य को पूर्ण करता है और उसमें सहयोग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और इसमें जो हमेशा अपने विद्यार्थियों को भी बताता हूँ, एक भूमिका जो शॉर्टकट है। आज जो सबसे बड़ी जो चुनौती है विद्यार्थियों को, हमें लगता है कि तुरंत हमें सफलता चाहिए। आपने जो सैलरी वाला भी पहले पूर्व प्रश्न आपका जो था वो यहीं पे है कि हमें, अरे उनको तो इतना मिल रहा है, उनको इतना मिल रहा है, कोई कारण रहा होगा कि उनको अधिक मिल रहा होगा, किंतु आप देखिए कि आपकी अपनी सीमा और क्या है। तो शॉर्टकट जो है वो एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो और शॉर्टकट
कभी भी आपको एक बड़े उद्देश्य की ओर नहीं ले जा सकता है। और परिश्रम का और अनुशासन का कोई भी विकल्प नहीं है। ये मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अनथक परिश्रम करें और अपने आप को अनुशासित रखें। यही आपको आपके जीवन में सफलता की ओर ले जाएगा। और एक मेरा निवेदन ये भी है, चूंकि हम लाइब्रेरी में बैठे हैं, जैसा मोनू ने शुरू में ही बताया था, आप किताबों का अध्ययन की ओर अपने आप को ले जाएं। मैं आज देखता हूँ युवाओं को, मैं आज के 10 वर्ष पहले जब मैं यात्रा करता था तो ट्रेन में या कहीं भी बस स्टैंड पे या ट्रेन स्टेशन पे मैं बैठा होता था या ट्रेन में अपनी सीट पे लेटा हुआ, तो मैं देखता था कि 2-4 युवा मुझे ऐसे दिखते थे जो कि किताबों का अध्ययन कर रहे हैं। आज वो जो 2-4 हैं उनकी संख्या तो बढ़ गई है, किंतु मैं देखता हूँ ट्रेन में रात को 2 बजे तक वो मोबाइल पे स्क्रॉल कर रहे हैं। अब ये जो आप मोबाइल क्या कर रहा है, आपको पीछे ले जा रहा है। मोबाइल पे आपको कुछ चीज़ें तो आपको मिल जा रही हैं, तुरंत मिल जा रही हैं। जितना उसका इस्तेमाल है, जितना उसका आप उपयोग कर सकते हैं, वो आप उसको इस तरीके से करें कि आपको जानकारी प्राप्त हो जाए। बट आप मोबाइल चलाइए, मोबाइल को आपको चलाने मत दीजिए। ये मेरा आप सबको संदेश है। थैंक यू सो मच सर। इतने सर ने सीधा कह दिया भाई, हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन इज द की ऑफ सक्सेस। यही है सर जी। बिल्कुल। तो आप लोग इस चीज़ को समझो। आप मेरे से सर, बहुत बच्चे हमसे कनेक्टेड में हैं, तो सारे जब एग्ज़ाम आएंगे तुरंत कहेंगे सर एक ले दो, कोई क्लास ले दो, लंबी सी क्लास ले दो कुछ करके। तो अभी मैंने सर रिसेंटली 24 घंटे पढ़ाया है लगातार, कंटिन्यू 24 आवर्स कंटिन्यू खड़े होकर पढ़ाया है सर, मतलब एक सांस में पूरा ही लगा लो। तो मतलब कर देते हैं, लेकिन उसका सर फायदा तो सिर्फ उनको मिलेगा सर जो 6-6 महीने से पढ़ रहे हैं, तो उनका रिवीजन होगा। सर वो शॉर्टकट की तरफ भागते हैं, सर कुछ 100 क्वेश्चन ऐसे दे दो जो एग्जाम में आ जाए। मैंने कहा पेपर ही ना दे दो तुमको सीधा सीधा। बिल्कुल, ये चुनौती है, ये चुनौती है। और ये चुनौती ऐसी है कि, और मैं समझता हूँ कि बच्चे उनको यह बात लगता है कि हमें ठीक है सफलता की एक अंधी दौड़ है, किंतु उनको यह बात समझ में आ जाएगी कि जो आपके पास जो आपको सफलता प्राप्त होने वाली है वो क्षण भंगुर तो नहीं है, आपको एक बहुत मजबूत चाहिए। तो जब आप शॉर्टकट की ओर जाएंगे, संभव है कि आपको कोई परिणाम मिल जाए, किंतु जब आप परिश्रम के साथ और डिसिप्लिन के साथ जब आप लगातार करते हैं तो आप कहीं न कहीं सीखते भी हैं। और इसमें मैं 2-3 चीज़ें जो मैं कोट जरूर करना चाहूँगा। जैसे मैं अक्सर क्लास में भी कोट करता हूँ थॉमस अल्वा एडिसन का वो वक्तव्य, जब उन्होंने बल्ब बनाने के बाद, जो उनसे जब पूछा गया कि आप तो उसको बनाने से पहले 999 बार फेल हुए, आपने 1000वीं बार में बल्ब बनाया, तो जब उनसे ये पूछा गया तो उनका जो वह लाइन है, उनका ये लाइन कि नहीं मैं फेल नहीं हुआ, आई नो द वे 999 वेज बाई विच बल्ब कैन नॉट बी इन्वेंटेड। क्या बात। उन्होंने उसको इस तरीके से देखा कि अब मुझे 999 वो तरीके पता हैं जिससे बल्ब नहीं। तो यह उनकी सीख है, उन्होंने उसको फेलियर की ओर नहीं देखा, फेलियर की ओर नहीं ले गए। तो जब हम इसकी बात करते हैं शॉर्टकट की या ऐसे कि हमें त्वरित उत्तर प्राप्त हो जाए, तो आप ये मान करके चलिए कि वो आपके बहुत लंबे समय तक आपके जीवन में योगदान नहीं देगा। और इसी लाइन में मैं कोट करना चाहूँगा स्वामी विवेकानंद को, जो कि आज के जो आधुनिक भारत है, मैं समझता हूँ कि आधुनिक भारत को जो निर्माण में उनकी भूमिका बहुत अहम है। जब उन्होंने एक बार मतलब बैठ करके, जब विवेकानंद शिला स्मारक पे बैठ करके जब 3 दिन तप किया, और जब वो शिकागो गए, और वहाँ जो प्रसंग है कि जब शिकागो में स्वामी विवेकानंद एक अपने भगवे वेशभूषा में सिंपल वो जब मंच की ओर बढ़ रहे थे, तो वहाँ के लोगों ने उनका बड़ा परिहास किया और बोला, हाउ अगली यू आर लुकिंग, लुक और पीपल हाउ स्मार्टली ड्रेस्ड दे आर। वो कोट और टाई में और उसमें थे। ऐसे क्षण में जब वो बेहद दबाव में और एक अपने राष्ट्र को संदेश देने के लिए वो एक मंच की ओर बढ़ रहे हैं और कोई आपका मजाक उड़ाए, तो मैं समझता हूँ एक सामान्य व्यक्ति दबाव में हो जाएगा और वो कहीं ना कहीं वो अपने आप को, बाकी जो उसकी तैयारी है उसका प्रभाव उसके ऊपर इन्फीरियर फील करेगा।
किंतु असामान्य व्यक्ति क्या करता है, जो स्वामी विवेकानंद जी ने किया। उन्होंने स्माइल किया और उन्होंने उन सज्जन को यह जवाब दिया, डियर जेंटलमैन, इन योर कंट्री टेलर मेड जेंटलमैन, उन्होंने बोला था कि जेंटलमैन हैं और वो हैं, इन योर कंट्री टेलर मेड जेंटलमैन, इन माई कंट्री कैरेक्टर मेड जेंटलमैन। तो जब आप डिसिप्लिन की ओर जाएंगे, जब आप हार्ड वर्क, जैसा आपने बताया, हार्ड वर्क की ओर जाएंगे, तो ये आपके कैरेक्टर में शामिल हो जाएगा और ये आपको आपकी सफलता की ओर ले जाएगा और यहां से फिर आपको कोई भी और हिला नहीं सकता है। तो मैं समझता हूं कि आप अपने जो आपकी कैरेक्टर है उसको इतना स्ट्रांग रखें कि उसको कोई और आपको ना हिला पाए। आप स्वयं निर्धारण करें अपनी भूमिका का कि आपको क्या करना है। थैंक यू सो मच सर, इतना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और मैं तो क्या ही कहूँगा सर, मैं तो बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को कि जिनसे हम पढ़े उनके बराबर में बैठ के हमें, मैं हूँ तो नहीं इस लायक, लेकिन बैठ के हमें मौका मिल रहा है कुछ बातें करने का। और सर ने इतनी बेहतरीन बातें आपको बताई। सर 2-4 बातें और युवाओं को बता दे ताकि प्रेरणादायक वो सब, ताकि ये भी तैयारी और अच्छे से करें और अपने जीवन में उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ें सर। अभी आज के दौर में हर कोई, जब आप अध्ययन में हैं तो किसी न किसी कंपटीशन की तैयारी करते रहते हैं। तो मेरा मानना है कि आप नियमित अपने आप को पॉलिश करते रहें और नियमित एक विधा, आज अक्सर जब हम बात कर रहे हैं और जब हम इस नए शिक्षा पद्धति में जब हम इसको लागू करने की विधा में भी जब हम हैं, तो इसमें एक मूल बिंदु जो जिसपे भारत सरकार का भी बहुत फोकस है, जो कि NEP 2020 का में आ चुका है, वो है वोकेशनल ट्रेनिंग का। तो अब उसमें मान्यता ऐसी है कि क्लास 6 से बच्चे को हम वोकेशनल ट्रेनिंग दें। तो वोकेशनल ट्रेनिंग मतलब बच्चा जब क्लास 12 पास करके जाए तो उसके पास कोई ना कोई एक ऐसी वोकेशनल ट्रेनिंग दे कि कोई ना कोई, अगर वो अपनी पढ़ाई पूरी आगे नहीं कर पाता है तो एक वोकेशनल। तो आप जब सामान्य कोई भी कोर्स कर रहे हैं तो मैं समझता हूं कि कोई ना कोई ऐड ऑन, वो आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट से हो सकता है, वो आपके कम्युनिकेशन डेवलपमेंट से हो सकता है, वो आपके इंटरेस्टेड जो भी आपकी हॉबी होती है, पेंटिंग होता है या आपको कुछ लिखना पसंद है, डायरी लिखना पसंद है, कविता लेखन पसंद है, कुछ भी ऐसी हॉबी डेवलप करके उसको पॉलिश करते रहें। उसके साथ साथ आजकल बहुत सारे कोर्स भी ऐसे हैं, वो करते रहें। वो आज आपको लगेगा कि वो समय का नुकसान है, आज आपको लगेगा कि उसको करने से क्या लाभ है, किंतु मैं आपको बताऊं, ये जो एक्स्ट्रा करिकुलर है ये आपको यूनिक बनाता है जब आप प्रोफेशन में लॉन्च होते हैं, और उसकी तैयारी जब आप अभी से करेंगे तो वो आपको बेहतर प्रोफेशनल निश्चित तौर पे बनाएगी। तो मेरा संदेश आप सभी को यही है कि अपने पढ़ाई के अतिरिक्त साथ साथ आप कुछ न कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ अपने हॉबी को पॉलिश करते रहें, वो चाहे कोर्स के माध्यम से हो, चाहे आप स्वयं परिश्रम के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने इतना कीमती समय दिया और अपने बिजी शेड्यूल में से इतना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी वो ज़रूर बता देना। आप फिज़िकल एजुकेशन के बारे में आपके बहुत सारे डाउट थे, वो बहुत सारे क्लियर भी हो गए होंगे, तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो मैं ज़रूर आपका रिप्लाई करूँगा। बाकी सर बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मोनू, और आप और आपके दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं देखता रहता हूं आपके वीडियोस, आप बहुत परिश्रम कर रहे हैं और आगे और अच्छा करें, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशीर्वाद दीजिए। थैंक यू सो मच सर।